है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेंद्र। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 एक बार फिर से हमें उन बिंदुओं से जोड़ने जा रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय मन की बात के माध्यम से हम सबके साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं और हर महीने करते हैं। आपको मालूम ही है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में अपने अतीत को, अपने वर्तमान को, भविष्य के सपनों को, सबको एक साथ आत्मसात करने की, अनुभव करने की, समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 12 अप्रैल 2021 को अहमदाबाद में जब आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी, तब ये आह्वान किया था खासतौर पर हमारे युवाओं से कि वो अपने अतीत से, उस बलिदान की गाथाओं से जरूर जुड़ें, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी के माहौल में सांस ले रहे हैं। और पिछले मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने ऐसे कई कार्यक्रमों का जिक्र किया और उसमें से एक कार्यक्रम आज़ादी की कहानी बच्चों की जुबानी। इस कार्यक्रम को बहुत ही खुशी के साथ उन्होंने शेयर किया अपने मन की बात में, क्योंकि बच्चे जब जुड़ते हैं और ईमानदारी से जुड़ते हैं, पूरी दिल से जब इन चीज़ों से जुड़ते हैं, तो भविष्य में उनके व्यक्तित्व के साथ साथ देश के निर्माण को भी एक दिशा मिलती है। और इसीलिए इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी आज़ादी की कहानी बच्चों की जुबानी। और चूंकि ये बच्चे जो थे जिन्होंने आज़ादी की कहानी अपनी जुबानी सुनाई थी, ये सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र है, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, जिसे हम शॉर्ट में, संक्षेप में CCRT कहते हैं। उसी के माध्यम से ये आयोजन हुआ था और ये बच्चे देश से, और सिर्फ देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी जुड़े थे। इस आयोजन के बारे में जानने की उत्सुकता हमें तभी से थी और इसीलिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ऋषि कुमार वशिष्ठ जी को, जो कि निदेशक हैं CCRT के, और साथ ही आज़ादी की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम में शामिल युवराज सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में है आकाशवाणी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका वशिष्ठ जी, और साथ ही युवराज, आप दोनों का इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। ये बहुत कमाल की एक अवधारणा सी लगी, एक सोच लगी, क्योंकि कार्यक्रम तो आपके बहुत सारे होते रहते हैं CCRT के माध्यम से वशिष्ठ जी, लेकिन इस आयोजन की परिकल्पना, इसकी प्रस्तुति और उसका प्रभाव जो माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचा और उसका उन्होंने जिक्र किया बड़ी खुशी और गर्व के साथ, तो ये बड़ी एक मुझे उत्सुकता हुई कि इस बात को हम समझने और जानने की कोशिश करें कि ये क्या है, कैसा है, इसकी पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। और उससे पहले एक चीज़ और मैं आपसे अनुमति लेकर करना चाहूँगा कि वो अंश हम प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का सुन लें जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। तो आइए सुनते हैं मन की बात का वो अंश, और फिर आज की बातचीत हम उस बिंदु पर केंद्रित करेंगे जहां बच्चे अपनी जुबानी आज़ादी की कहानी सुना रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सीतापुर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमृत महोत्सव से जुड़ी चर्चाएं उन्हें खूब पसंद आ रही है। वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधीनता संग्राम के बारे में काफी कुछ जानने का, सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है। और अब तो देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ, आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात ये भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। तो ये रोचक कार्यक्रम बोला प्रधानमंत्री महोदय ने और इसका जिक्र किया जो दिल्ली में हुआ था। तब तो हमें मालूम नहीं था कि ये CCRT ने करवाया लेकिन हमने ढूंढ निकाला जी, कि ये आप लोगों ने करवाया था। क्या इस कार्यक्रम के पीछे की परिकल्पना क्या रही थी? देखिए जैनेंद्र जी, CCRT का जो मेन फोकस है वो बच्चे ही हैं। हम बच्चों तक पहुंचते हैं हमारे शिक्षकों के माध्यम से। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक इंटरनेशनल वेबिनार किया और जिसमें हमने ये चर्चा की कि हमारे देश में तो 1979 से CCRT पिछले लगभग 42 वर्षों से अधिक से सांस्कृतिक शिक्षा का समावेश क्लासरूम टीचिंग में करता आ रहा है। बाकी देशों में इसकी क्या स्थिति है। हमने वहाँ पर तंजानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर के शिक्षकों को जोड़ा और उसी दौरान एक बात दिमाग में आई कि ठीक है हम अध्यापकों तक पहुँचे, लेकिन क्यों ना कुछ एक ऐसा कार्यक्रम तैयार किया जाए जिसमें बच्चे स्वयं बताएं कि वो क्या फील करते हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति है उसको एक माध्यम मिले। अच्छा। 5 सितंबर को ही ये निर्णय ले लिया गया कि हम 14 नवंबर जो बाल दिवस है, हाँ,
उस पर इन बच्चों को जोड़ेंगे। और जो थीम, जो विषय चुना गया, वो चूंकि आप सभी जान ही रहे हैं हम लोग कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारी आज़ादी का, तो इसके लिए दिमाग में आया कि क्यों ना हम इन सभी देशों के बच्चों से वहाँ की आज़ादी की कहानी सुने, और वो भी कविता के माध्यम से, जो कि उनकी स्वरचित कविता हो। अच्छा, तो इसमें सिर्फ भारत की अपनी आज़ादी की ही बात नहीं है, अलग अलग देशों में जहाँ से बच्चे हिस्सा ले रहे थे उन देशों में भी मुझे लगता है, क्योंकि वो ज़्यादातर या शायद सभी जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद था उसका उपनिवेशों का हिस्सा थे जी। तो ऐसे में वहाँ भी वही संघर्ष, वहाँ भी वही बलिदान की गाथाएं, वीरता के शौर्य की कहानियां वहाँ भी होंगी। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। वो दौर ऐसा था जिसमें लगभग सभी ये देश, चाहे वो फिजी है, न्यूजीलैंड है, नेपाल है, मॉरिशस है, तंजानिया है, वहाँ सभी जो भारत से ले जाए गए गुलामी की दास्ता के जो अंतर्गत उनको मजदूरों के तौर पर ले जाया गया, सभी ने वहाँ पर अपने अपने स्तर पर आज़ादी का संघर्ष किया, और उस आज़ादी के संघर्ष को एक दिशा लीडर की तरह से भारत ने दी। क्योंकि महात्मा गांधी भी, जैसे आप तो जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका से उनका आगमन हुआ, तो वो पूरे दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ते हुए, बल्कि दक्षिण अफ्रीका ही क्यों, पूरे अफ्रीकन महाद्वीप में उनका बहुत प्रभाव था, क्योंकि वो भी उपनिवेशी था, ब्रिटिश उपनिवेश था जी। तो खैर ये बड़ी एक अच्छी और कमाल की सोच थी, लेकिन कहीं इसमें ये भी संशय था कि भाषा को लेकर कैसे आप उसको संतुलित करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब हमने शुरुआत में बात की तो हमें मालूम था नेपाल में तो हिंदी अच्छी बोली जाती है जी। लेकिन तंजानिया, जहाँ हिंदी का तो अभी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं है, लेकिन हमें वहां पर जब हमने हाई कमिश्नर से बात की तो पता लगा वहाँ हिंदी को एक सब्जेक्ट की तरह से पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। और ये जो तंजानिया के बच्चे थे, ये ट्राइबल चिल्ड्रन थे, ट्राइबल बच्चे थे, लेकिन वो हिंदी सीख रहे थे। तो उन्होंने अपने कविता पाठ में भी कहा कि हमारी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमने चूंकि सीख ली है तो हमने हिंदी में एक कविता लिखी है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। बहुत सुंदर। बाकी जगह पर तो मॉरिशस में भी काफी हिंदी का प्रचार प्रसार पहले से ही होता रहा है, तो वहाँ भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो और हमारी कंट्रीज थी, उन्होंने न्यूजीलैंड हुआ और ये सिंगापुर, इन सब में कोशिश की, तो ऐसे बच्चे मिल गए जो किसी ना किसी तरह से भारत से जुड़े हुए थे, उनके पूर्वज भारत से ही वहां गए थे, और उनके दिल में भी कहीं ना कहीं वो छोटा भारत आज भी बस रहा था, और जिसकी वजह से वो घरों में हिंदी बोलते थे, सीखते थे और हिंदी में लिख भी पाए। कौन कौन से देश थे वैसे टोटल? नेपाल, तंजानिया, न्यूजीलैंड और मॉरिशस के अलावा हमारे हिंदुस्तान से भी हमने 2 बच्चों को लिया। और ये भारत के जो 2 बच्चे थे, ये जो हमारे केंद्र की सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की जो छात्रवृत्ति है, उसमें 30 छात्रवृत्तियां आरक्षित की गई हैं क्रिएटिव राइटिंग के लिए, अच्छा। लिटरेरी फील्ड के लिए। तो ये वो बच्चे थे जिन्होंने क्रिएटिव राइटिंग में स्कॉलरशिप प्राप्त की और अपना एक स्थान बनाया। तो उसके लिए हमने सभी के स्तर पर एक प्रतियोगिता आयोजन की, और राष्ट्रीय स्तर पर 2 बच्चों को, क्योंकि हर जगह से हमने, हर देश से 2-2 बच्चे लिए थे। अच्छा। तो राष्ट्रीय स्तर पर इन 2 बच्चों को हमने भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना। तो ये जो आयोजन था आज़ादी की कहानी बच्चों की जुबानी 14 नवंबर को जो आपने किया, ये कोई प्रतियोगिता के रूप में था या वैसे ही सहभागिता थी इसमें? ये भी इस बाल कवि सम्मेलन की खास बात थी कि ये प्रतियोगिता की तरह से किया गया। अच्छा। और हमने कहा कि भाई प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपए है, दूसरा पुरस्कार 7,500 और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपए। लेकिन जो ज्यूरी थी वो भी उसमें, जैसे सिंगापुर से भी ज्यूरी मेंबर थे, फिजी से भी थे, तो वहां पर उनको इतनी माथापच्ची करनी पड़ी रिजल्ट, क्योंकि ऑन द स्पॉट हमने रिजल्ट डिक्लेयर किए। अच्छा। कि वो ये निर्णय ही नहीं कर पाए। प्रथम पुरस्कार भी 2 लोगों ने शेयर किया, तृतीय पुरस्कार भी 2 लोगों ने शेयर किया, और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त युवराज तो आज हमारे साथ ही हैं। तो वो भी उनको इतना मुश्किल, क्योंकि एक भी बच्चा एक से बढ़कर एक भावों को व्यक्त कर रहा था, और सबको हैरानी हो रही थी कि बच्चे आज़ादी की जो कहानी है, आज़ादी के जो संघर्ष को है, उसको एक बिल्कुल ही अलग नज़रिए से देख रहे थे। और केवल उस संघर्ष को नहीं, वो वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान में, जैसे गांधी जी भी कहते थे, हमारी सही आज़ादी की लड़ाई तो तब पूर्ण होगी जब हम गरीबी से, भूखमरी से हम अपने को आज़ाद कर पाएंगे। बिल्कुल। तो वो बच्चों का जो विजन था, उसको देख के बहुत हैरानी हुई कि वो आज की समस्याओं को भी उसी आज़ादी के संघर्ष से जोड़ रहे थे। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम एक खास कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं। बल्कि हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय ने जिक्र किया था, हम तो सिर्फ उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ादी की कहानी बच्चों की जुबानी। और आपको ये बता दें कि आज़ादी की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम का आयोजन सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र है, CCRT, इसके माध्यम से किया गया।
श्रोताओं को हम ये बता दें कि जो भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय है उसी के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है और बहुत खास, बहुत विशेष संस्था है। उसके बारे में भी कुछ विशेष जानेंगे। लेकिन आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं ऋषि कुमार वशिष्ठ जी जो कि निदेशक हैं इस संस्था के और जो विजेता रहे हैं इस प्रतियोगिता के, उसी में से एक युवराज सिंह, वो हमारे साथ हैं। तो युवराज, अब उत्सुकता हमें ये हो रही है कि वशिष्ठ जी ने जो बातें बताई हैं, जो आप लोगों की कविताओं का जो जिक्र किया, कुछ तो मैंने सुनी है और अब सौभाग्य ये है कि आप स्वयं स्टूडियो में हैं तो आपसे भी सुनने को मिलेगी। आपका संबंध कहाँ से वैसे है? मैं पटना बिहार से हूँ। अच्छा। और अभी मैं 11th क्लास में हूँ। पटना में ही पढ़ते हैं? हाँ, पटना में ही पढ़ता हूँ। क्या बात है। अब कविता लिखने की शुरुआत आपने कब की थी? कविता तो बचपन से, जैसे जब बहुत छोटा था तब माँ कविताएं सुनाया करती थी। फिर जब 4th क्लास में आया तब मैंने अपनी पहली कविता लिखी। हाँ, और चौथी क्लास में? हाँ, पहली कविता? वाह। चौथी क्लास में मैं कविताएं लिखना शुरू कर चुका हूं। तब तो लिखना नहीं आता बच्चों को ढंग से और आपने कविता लिख डाली। और अभी लगभग मैंने 300 से ज्यादा कविताएं लिख ली है। 300 से ज्यादा? क्या बात है। अभी तो आपकी उम्र भी क्या है। याद है बचपन में जब आपने चौथी क्लास में पहली कविता लिखी थी? जो शुरुआत की एक कविता मुझे याद है जो मैंने लगभग 4th 5th स्टैंडर्ड में लिखी थी शायद। किस चीज के बारे में थी वो? उस समय क्या था कि मोबाइल फोन्स बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। आया था नया ही। तो उसी पे मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी। लगे रहते मोबाइल पे, सेल्फी लेते रहते हो, व्हाट्सएप पे चैट करते, घर में बहते रहते हो, समय की परवाह नहीं करते, घर में क्यों तुम रहते हो, थोड़ा तो तू पढ़ ले पगले, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। क्या बात है। वैसे तो वशिष्ठ जी, कहा यह जाता है कि आजकल के बच्चे और युवा जो है मोबाइल में ही लगे रहते हैं, लेकिन ऐसे सच्चाई ये है नहीं। ऐसे भी बच्चे हैं जो इन चीजों को समझते हैं कि ये नुकसानदेह भी है या उस पर कितना समय हमें देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। अब ये युवराज की बात से ये पता चलता है कि हम बच्चों की समझदारी पर शक ना करें, उन पर भरोसा करें। दरअसल 4th 5वीं का बच्चा अगर वो ये समझ सकता है कि मोबाइल जो है वो आपकी ग्रोथ को, आपके विकास को रोक रहा है, तो बहुत ही अच्छा नजरिया तो ये भरोसा तो ये बच्चे पैदा करते हैं हमारे मन में। अच्छा, सीसीआरटी से आप कैसे जुड़े? जब मैंने कविताएं लिखना शुरू की थी तब हमारा जो पटना में जो किलकारी बिहार बाल भवन है, अच्छा, तो सीसीआरटी ने वहाँ कांटेक्ट किया था। तो सीसीआरटी वहाँ से मतलब जुड़ी हुई है, वहाँ के डायरेक्टर मैम जो हैं ज्योति परिहार, उनसे। और फिर हम वहाँ पे सृजनात्मक लेखन की एक विधा है वहाँ पे, जहाँ पे बच्चे सीखते हैं। तो फिर वहीं पे हमें पता चला कि सीसीआरटी हमें एक स्कॉलरशिप दे रहा है, तो हम लोग ने जुड़ने के लिए तैयारी की। अच्छा युवराज, वशिष्ठ जी से एक बात जानना चाहूंगा कि किलकारी कोई गैर सरकारी संस्था है या सीसीआरटी से कैसे जुड़ाव है उसका? ये राष्ट्रीय बाल भवन, जो भारत के अब तो शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, उसके अंतर्गत एक स्वायत्त शासी संगठन है जिनके हर राज्यों में स्टेट बाल भवन भी हैं। अच्छा, उसका नाम किलकारी जी है। जो बिहार का जो बाल भवन है उसका नाम किलकारी है, जो पटना में स्थित है। और चूंकि हमारी जो ये छात्रवृत्ति की जो योजना है, इसमें हम प्रतिवर्ष 650 छात्रवृत्तियां देते हैं जो परफॉर्मिंग, विजुअल और लिटरेरी तीनों आर्ट्स में देते हैं, तीनों फील्ड में। और उसका एज ग्रुप जो होता है वो 10 से 14 साल का होता है। अच्छा। जो बाल भवन का एज ग्रुप है, जिसमें बाल भवन में बच्चे आते हैं, वो भी यही एज ग्रुप है। सो हम क्या करते हैं कि एडवर्टाइजमेंट तो हम देते ही हैं, सभी न्यूज़पेपर्स में, टीवी पर, हमारी वेबसाइट पर भी रहता है, लेकिन हम सभी बाल भवन को भी लिख देते हैं क्योंकि वो बच्चे वहाँ इस तरह का प्रशिक्षण ले रहे होते हैं। अच्छा। और खास तौर पे जो बाल भवन में बच्चे आते हैं वो एक ऐसे वर्ग से आते हैं जिसको हम मध्य आय वर्ग या निम्न आय वर्ग कहें। बिल्कुल। तो हमारी पहुंच उन बच्चों तक बाल भवन और ऐसी संस्थाओं के माध्यम से बहुत अच्छे से हो जाती है। मुझे इतनी खुशी हो रही है जानकर। दरअसल हमने अपने बचपन में तो इन चीज़ों को कभी देखा या समझा नहीं, कोई मार्गदर्शक भी नहीं था ऐसा जो बताता, लेकिन कम से कम ये चीज़ें आज आपसे बात हो रही है, मुझे लगता है मेरे जैसे, मतलब मैं जब बच्चा था वैसे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये जानकारी नहीं होगी। तो राज्यों में जो राजधानियां हैं राज्यों की, वहीं पर ये इस तरह के बाल भवन होंगे, अलग अलग नाम से हो सकते हैं शायद। किलकारी वहाँ नाम है तो और कहीं और नाम होगा, लेकिन ये है कि अगर वो जुड़ते हैं तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। वशिष्ठ जी जैसे ये रास्ता खुला, युवराज जिसकी वजह से आज हमारे सामने है। बिल्कुल। तो किलकारी में जब आपको पता लगा कि सीसीआरटी इस तरह की कोई स्कॉलरशिप देता है, तब उसके बाद क्या हुआ? जब पता लगा तो हमें पता चला कि 2 फेज में होगा। पहले रिटन एग्जाम होगा जिसमें आपको कविता कहानी लिखने को कहा जाएगा, उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड होगा। तो फिर तैयारी जोर शोर से चलने लगी हमारी, और हम रेगुलर लगे रहते थे कि हम अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग टाइम पे कविताएं लिखें।
उसके बाद CCRT का एग्ज़ाम, जो क्या कहते एग्ज़ाम या इंटरव्यू वगैरह हुए। उसके बाद कुछ समय बाद पता चला कि हाँ हम लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। क्या बात। और उसके बाद जब CCRT से जुड़े तो फिर बहुत सारे दोस्त बन गए, मतलब देश के कोने कोने से अभी मेरे दोस्त हैं CCRT से, लगभग 10-15। हाँ। और उसके बाद उनसे रेगुलर बातचीत, फिर और नया कुछ सीखने को मिला। वो कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, मतलब उनमें तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती, अलग अलग भाषाओं, असमीज़, मलयालम, तमिल, कन्नड़, इन सब उनसे हमेशा इंग्लिश में ज़्यादातर बातचीत होती है। हाँ हाँ, लेकिन अच्छा लगता है ना। और इससे देखिए कितना, ये सिर्फ व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ाव नहीं है, ये एक कल्चर का दूसरे जगह की कल्चर से, भाषा का दूसरी जगह की भाषा से, मतलब पूरा सांस्कृतिक तौर पर हम इकट्ठे होते हैं, जुड़ते हैं। और वशिष्ठ जी, यही मुझे लगता है कि यही चीज़ें जो सांस्कृतिक एकता है हमारे देश की, जो एक धागा है, वो यही धागा है। मुझे लग रहा है कि CCRT कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस रूप में निभा रहा है। तो जब ये प्रतियोगिता हुई तो इसके बारे में आपको कैसे पता चला? किलकारी के द्वारा ही पता चला। और अच्छा। फिर हमने फॉर्म वगैरह भरे थे, फिर एग्जाम दिया, तो फिर पता चला कि बिहार से जितने बच्चों ने भरा था, हाँ। उनमें सबसे ज्यादा अंक मेरे ही थे। क्या बात उस है। साल। जैनेंद्र जी, यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये बहुत टफ कंपटीशन भी होता है। मुझे लग रहा है 650 स्कॉलरशिप्स के लिए, 650 के लिए लगभग 7,000 आवेदन पत्र आते हैं पूरे हिंदुस्तान से, और हम उनकी प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद लगभग 3,500 बच्चों का 20 डिफरेंट वेन्यूज हैं, 20 वेन्यू ऑल ओवर इंडिया, जहां हम लोग इंटरव्यू करते हैं। तो ये देखिए कि एक ऐसी प्रतियोगिता ही मानिए जो आपको जिला स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक आपको compete करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि इसमें जो बच्चे जिस राज्य में हैं, जो भाषा बोलते हैं, उन भाषाओं को, खासतौर पर जो संविधान में वर्णित भाषाएं हैं, वही बिल्कुल उनमें उनको छूट होती है अपनी हिस्सा लेने की। क्योंकि हम लोग जो सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं वो रीजनल लेवल की बनाते हैं। अच्छा। तो इसलिए वो अपनी जो मातृभाषा है या जो अपने राज्य की भाषा है उसमें भी वो क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। और जैसा ये कह रहे हैं ना कि अब इनके मित्र हैं जो कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, कोई, तो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बच्चे सभी जगह से सिलेक्ट होकर आए हैं। निश्चित रूप और उनको फिर हम एक मंच प्रदान करते हैं जिसमें वो इकट्ठे वर्कशॉप भी करते हैं, कैंप्स भी करते हैं। तो जो आपने कहा सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान, वो वहाँ बहुत अच्छे से होता है। ये जिस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री महोदय ने दी देश को, उसका एक बड़ा सुंदर ये स्वरूप मुझे दिख रहा है इसमें। जैसे उन्होंने कहा कि एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य के, और खासतौर पर बच्चों को दूसरे राज्य की भाषा सीखनी चाहिए, कुछ कुछ वाक्य सीखने चाहिए, वहाँ के गीत संगीत के बारे में जानना चाहिए, वहाँ के कल्चर के बारे में जानना चाहिए। अभी तक युवराज, मुझे आपसे जानना है कि आपने कहाँ कहाँ के बारे में क्या क्या चीज़ें जानी है, आपके माध्यम से हम बाकी लोग भी जानना चाहते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं, मेन बात है कि जब मुझे स्कॉलरशिप मिला तो उसके बाद धीरे धीरे समय थोड़ा कठिन होने लगा, कोविड काल आ गए। अरे हाँ, ये मुश्किल समय था। हाँ, मगर जब CCRT का रेगुलर वर्कशॉप होते थे, जैसे पिछले साल महात्मा गांधी और संस्कृति से रिलेट करके 4 दिन का वर्कशॉप हुआ था ऑनलाइन। अच्छा। तो उसमें सब जगह से बच्चे जुड़े थे और उसमें अलग अलग भाषाओं में कविताएं, कहानी या आलेख गांधी जी से और संस्कृति रिलेटेड प्रचार प्रसार में जो हुआ उन सब से जुड़े। फिर उनसे बातचीत हुई, फिर हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाए। अच्छा। उसमें रेगुलर बातचीत की कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या लिखते हो। जैसे कि एक दोस्त है हमारी संस्थिता, वो CCRT की स्कॉलरशिप होल्डर है, तो वो आसाम से है। तो वो बताती थी कि हाँ हमारे यहाँ अभी ये फेस्टिवल्स मन रहे हैं, ऐसे बिहू वगैरह। बिहू के बारे में पूछा था आपने? मुझे बहुत पसंद है बिहू, इतना खूबसूरत, उसके 3 तरह के अलग अलग स्वरूप हैं बिहू के। लेकिन खैर ये बड़ी कमाल की बात है, CCRT की भूमिका वशिष्ठ जी बहुत। जी, अभी कोविड का जिक्र हुआ तो जस्ट ये बताऊंगा कि कोविड से जस्ट पहले, और आपने एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात की, उसी स्कीम के अंतर्गत हमने हरियाणा के बच्चों को भेजा हमारे हैदराबाद रीजनल सेंटर में, तेलंगाना के लिए। जी मुझे और याद है। हरियाणा के बच्चों ने तेलुगु सीखी और वहाँ के बच्चों ने हरियाणवी सीखी। और न केवल भाषा, जो उनके नृत्य थे, जैसे हरियाणा से ये लोग स्वांग लेकर गए तो वो सिखाया उन्होंने, और वहाँ से हरियाणा का जैसे कोलाटम, अच्छा उनको फिर उनमें समानताएं भी नजर आई। अब मैं यहाँ एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा वशिष्ठ जी की, जो ये बात आप कर रहे हैं तेलंगाना के साथ हैदराबाद में रहते हुए जो सीखा हरियाणा के लोगों ने, तो मैं 2 कार्यक्रम मैंने ऐसे अटेंड किए, बल्कि उसके साथ उसकी प्रस्तुति से मैं जुड़ा रहा। तो मुझे इतना आनंद आया, जो तेलंगाना से ग्रुप आया था उन्होंने यहाँ हरियाणा में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में धमाल की प्रस्तुति की, जी, है ना, और हरियाणा के कलाकारों ने लंबाड़ी की प्रस्तुति की। जी, मुझे लगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच कितनी कमाल की है, किस तरह से कनेक्ट होते हैं। अनेकता में एकता का संदेश है ना, वो इस तरह के उत्सवों से ही देखने को मिलता है। लेकिन हम सिर्फ एक दूसरे का देखते रहे, उसकी बजाय ये तरीका ज्यादा प्रभावी है कि हम एक दूसरे को करने की कोशिश करें, एक दूसरे के जो प्रथाएं हैं या परंपराएं।
कार्यक्रम है श्रोताओं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में आज़ादी की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं सीसीआरटी के निदेशक डायरेक्टर ऋषि कुमार वशिष्ठ जी से और साथ ही इस प्रतियोगिता में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले एक युवा साथी युवराज सिंह से, जो कविताएं तब से लिखनी उन्होंने शुरू की जब वो 4th-5वीं क्लास में थे और अब तो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये आयोजन था और इसमें आकर उनको जो सम्मान मिला है, इसमें दूसरा पुरस्कार इनको मिला है युवराज को, तो ये तो बहुत कमाल की बात है। और जिस कविता के लिए आपको ये पुरस्कार मिला है, अब समय है कि आप वो कविता सबसे पहले हमें सुनाएं। जी, कविता का शीर्षक है मैं भारत। अरे मेरा भगत दौरा आ रहा है। अरे वाह, भगत सिंह जी के बारे में? हाँ, शुरुआत उनसे ही की। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे मेरा भगत दौरा आ रहा है। अरे नहीं, वो तो कोई और है। मुझे लगा मेरा भगत सिंह दौरा आ रहा है। लगता है नजरें कमजोर हो गई हैं। बचपन में उसे गलियों में दौड़ते जो देखा था, कई बार लगता है वो फिर मेरे लिए जान न गवा दे। मैंने सब कुछ देखा है, जितनी किताबों में है वो तो कुछ भी नहीं, जितनी कहानियों में है वो भी कम, जितनी इस मिट्टी में दबी है ना यादें, सबका गवाह हूँ मैं। मेरे साथ बहती इन नदियों से पूछो, मेरे साथ बहती इन नदियों से पूछो, जो मेरी गोद में बैठी देखती रही हैं आज़ादी की भूख। मैं भारत बोल रहा हूँ। यादें, उम्मीदें, भूख, चीख, दहशत, इनकलाब, आवाज़, लड़ाई और आज़ादी हमारे लिए ये बस शब्द बराबर नहीं है। वो जो मिट गए मुझे आज़ाद करके, उनके उसूल किसी के साथ चल रहे हैं पूरी ज़िंदगी, मगर कईयों ने तो चलते चलते किसी पगडंडी पे गिरा के छोड़ दिया है उन्हें। मैंने चीखें देखी है, मैंने आग भी देखा है, बहते हुए खून की नदियाँ और सुर्ख लाल परी मिट्टी, फंदे पर लटकती हुई आज़ाद रूहें और जंजीरों में जकड़े हुए अपने मतवालों को देखा है। उफनती हुई आज़ादी की भूख तो हर रोज़ देखता था। मैंने बेखौफ लहराता तिरंगा देखा है। मैं भारत बोल रहा हूँ। वही भारत जिस पे जनरल डायर ने बेरहमी दिखाई और अमृतसर की गलियों में अपनी निर्दयता की चीखें मेरे कानों में छोड़ गया। वही भारत जिसने दूर से ही गांधी को साउथ अफ्रीका से आते देखा था। अरे मैंने तो हाथ हिलाकर इशारा भी किया और वो आए और मुस्काकर आगे बढ़ गए। वाह वाह, क्या बात। बहुत सुंदर। और मेरे लोगों को नया हथियार दे गए, अहिंसा। कल ही तो यूरोप पूछ रहा था कैसे गांधी जी ने बिना लड़े ही तुम्हें आज़ादी दिलवा दी, और मैं हिमालय से मुस्काकर कूदा और हिंद महासागर के साथ बहने लगा। वाह वाह, बहुत खूब। मैं वही भारत हूँ जिसे तोड़कर और बीच से कांटेदार तारों को बिछाकर 2 और टुकड़े किए गए, जहाँ आज भी मेरी खातिर कई लोग लड़ जाते हैं। ये ज़मीन का मसला, ये धर्म का झंझट, ये हथियारों की लड़ाई मैंने नहीं चाहा। मेरे वीरों ने कितने ख्वाब देखे थे, कितनी उम्मीद इस देश से की थी। वो गीत जब भी सुनता हूँ उस रोज़ जब स्कूलों में तिरंगा लहराते हैं, तो महकती है वो आज़ादी की सुगंध जो देश की गलियों में मैं उस वक्त महसूस करता था और मतवाले सा उनमें ही खोया रहता था। मेरा भगत लाहौर की गलियों में आज़ाद घूमना चाहता था, मगर उसे कौन बताए मेरा वो अंश कोई और ले गया। उसे लटकता देख बस लगा कि अब उसे सीने से लगा लूँ मैं। उसे लटकता देख बस लगा कि अब उसे सीने से लगा लूँ मैं। आज भी जब कोई सड़कों पर आज़ादी आज़ादी चिल्लाता है, मैं उस भीड़ में अपने वीर पुत्रों को ढूंढता हूँ और वहीं भटका सा भीड़ के बीच, शोर के बीच सिमटकर बैठ जाता हूँ। मेरी चीख कोई नहीं सुनता, मेरी चीख कोई नहीं सुनता और मैं उन चीखों के बीच दबता चला जाता हूँ कि कोई वीर आकर जगा दे मुझे। मेरी ज़ुबान थक रही है, आंखें रो रही है। मेरी ज़ुबान थक रही है, आंखें रो रही है, होठ सूख रहे हैं। मैं भारत बोल रहा हूँ। जैनेंद्र जी, अंतर्राष्ट्रीय बाल कवि सम्मेलन था तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कविता इन्होंने लिखी है। पर मुझे ये हैरानी हो रही है और बहुत खुशी भी हो रही है, गर्व हो रहा है बल्कि युवराज, कि इतनी गहरी संवेदना आपके मन में है देश के प्रति, देश के वीरों के प्रति, देश के लिए जो बलिदान हुए उनके प्रति, भारत को लेकर जो आपके अपने मन की, चाहे वो व्यथा भी है, उम्मीदें भी हैं, आशाएं भी हैं। ये कैसे आपने सोच कैसे आए पैदा हुई कि मुझे कोई ये कविता लिखनी है? क्या चीजें थी अंदर आपके जो उमड़ घुमड़ रही थी जो कविता के रूप में निकली? कविता मेरे लिए एक साहित्य की विधा नहीं है। कविता एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को पूरी तरह अंदर से फील देती है। मेरे लिए एक इमेजिनरी कैनवास है कविता। हाँ। जिसमें मैं चाहूँ कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, चाहे एक दुनिया हो, एक कहानी हो, एक कुछ भी जो चाहूँ। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाल कवि सम्मेलन के लिए हमें टॉपिक मिला कि अपनी आज़ादी की कहानी हम बच्चों की ज़ुबानी, तब धीरे धीरे मैंने बचपन को सोचा, आज़ादी को सोचा, उस काल को सोचा, तो लगा कि उतनी छोटी तो कहानी है नहीं कि एक कविता में सिमट जाए। सच बात है। तो थोड़ा समय लगा बस सोचने में कि कैसे एक कविता में इसको समराइज़ करूं। फिर मैंने लिखा कुछ, फिर कुछ काटा, फिर कुछ लिखा काटा, और ऐसे करते करते फिर पूरी कविता बनी।
अरे वाह। अच्छा, ये बताइए कि शहीद आजम भगत सिंह, उनको आपने कविता में उनका उल्लेख किया है, उनके माध्यम से चीजें कही हैं। बलिदानी तो बहुत हुए हैं, क्रांतिकारी बहुत हुए हैं, देश को आजाद करवाने में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। शहीद आजम भगत सिंह ही क्यों इसमें है? मुझे लगा ही था कि मेरी कविता पे ये प्रश्न कहीं ना कहीं उठाया जाएगा। बस क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले मैंने एक मूवी देखी थी, सरदार उधम। अच्छा। उसमें भगत सिंह का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया था और उनके जो वॉइस ओवर्स थे मूवी में, मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर से प्रभावित किया था उनकी सारी बातों ने, और वो मेरे दिमाग में एक तरह से छप चुका था उस समय। मगर वो फिल्म तो सरदार उधम सिंह पे थी, लेकिन मुझे भगत सिंह का कैरेक्टर थोड़ा फैसिनेटिंग लगा, और इसीलिए मैंने जब कविता लिखी तो सबसे पहले बचपन आया तो भगत सिंह सबसे यंग मुझे वही दिखे। फिर उनके बचपन में मैंने जाने की कोशिश की, और फिर मैंने भारत देश को ही एक कैरेक्टर लिया और आज़ादी की कहानी सोची ऐसे ही लिखते हैं। कार्यक्रम श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आप सुन रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आज़ादी की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम को लेकर उसी के संदर्भ में, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दरअसल ये अंतर्राष्ट्रीय बाल कवि सम्मेलन एक अलग ही तरह की कहानी बनी इसकी, और इतनी खूबसूरत इससे चीजें निकल कर आई। वशिष्ठ जी, पहले तो ये बताइए कि CCRT दिल्ली में तो है जी, लेकिन क्या क्षेत्रीय स्तर पर भी इसके कुछ ब्रांचेज हैं या शाखाएं हैं? जी जैनेंद्र जी, हमारा मुख्यालय दिल्ली में द्वारका में स्थित है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो क्षेत्रीय केंद्र हैं वो उदयपुर, हैदराबाद, गुवाहाटी और दमोह जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर भी स्थित हैं। और ये जो गतिविधियां हैं ये चारों क्षेत्रीय केंद्र और मुख्यालय से एक साथ हम पूरे भारत में कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं अपने जो और स्कीम्स की बात कहूँ तो मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि 10 वर्ष से लेकर और 80, 90, 100 वर्ष तक भी अगर कोई कलाकार एक्टिव है, कुछ कार्य करना चाहता है, तो उसको वित्तीय सहायता CCRT के माध्यम से मिलती है। जिस स्कीम में युवराज का सिलेक्शन हुआ वो 10 से 14 साल के बच्चे उसमें आवेदन कर सकते हैं, और एक बार उनका सिलेक्शन हो जाता है तो वो छात्रवृत्ति 20 साल तक जाती है। अच्छा। और कितनी छात्रवृत्ति मिलती है? हम यहाँ अभी 12,600 रुपये प्रति वर्ष दे रहे हैं, जिसमें से 9,000 रुपये गुरु के लिए हैं, उनके प्रशिक्षण शुल्क के लिए, और 3,600 बच्चों के लिए हैं। अच्छा। और ये 650 जैसे मैंने बताया परफॉर्मिंग, विजुअल, लिटरेरी, तीनों आर्ट्स में है। हाँ। इसके बाद जो दूसरी हमारी स्कॉलरशिप है वो 18 से 25 वर्ष के लिए, उसको हम बोलते हैं स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट। वो 2 साल के लिए, उसमें 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं, और वो एक तरह की एडवांस ट्रेनिंग के लिए है। जो छात्र और जो कलाकार इसको अपना एक कैरियर की तरह से चुनना चाहते हैं, अच्छा, उनको अपनी पढ़ाई के साथ ये सपोर्ट मिलती रहे, तो वो उसके लिए है। उसके बाद की एक जूनियर फेलोशिप है जो 25 से 40 के आयु वर्ग के लिए है, जिसमें 2 वर्ष तक आप किसी भी संस्कृति से संबंधित विषय पर रिसर्च कर सकते हैं। 10,000 रुपये प्रति माह भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय दे रहे हैं उसमें। और उसके बाद 40 के बाद भी एक सीनियर फेलोशिप जो है वो है 2 साल के रिसर्च के लिए, जिसमें 20,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इसकी कोई निश्चित संख्या होती है कि इतने स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा हमारे कल्चरल टैलेंट सर्च में मैंने बताया 650 हैं, सीनियर स्कॉलरशिप 400 हैं, हाँ, जूनियर फेलोशिप 200 हैं, और सीनियर फेलोशिप भी 200 हैं। ये हर साल का है? ये हर साल का है। अभी हमारे फरवरी मार्च में नए आवेदन पत्र के लिए विज्ञापन आप सभी न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, हमारी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पर भी देखेंगे। आपकी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा ये? जी जी बिल्कुल, www.ccrt.india.gov.in जी। और आप CCRT भी टाइप करें, आ जाता है, तो आ जाता है, और आप सारी सूचनाएं वहां से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मैंने तो इसी रास्ते से मैं पहुंचा हूं और ढूंढा है मैंने सब कुछ। जी। लेकिन एक आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट योजना भी कोई है? जी। ये क्या है? एक्चुअली स्कॉलरशिप फेलोशिप के अलावा जो दूसरा मुख्य कार्य है CCRT का, वो प्रशिक्षण का है। अच्छा। और हम प्रशिक्षण जो है वो सेवारत अध्यापकों और साथ ही डाइट लेक्चरर्स और साथ में जो कल्चरल और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको भी संस्कृति के संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। सो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल मैनेजमेंट है, इसमें जैसे हमारे जोनल कल्चरल सेंटर हैं, उनके ऑफिसर्स को, या अच्छा। ASI, या मतलब जो भी ऑफिसर्स कार्य क्षेत्र जिनका संस्कृति से संबंधित है, उनको अगर किसी तरह का प्रशिक्षण चाहिए तो हम इसके अंतर्गत उसी तरह का टेलर मेड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग उनके जो कार्य के अनुसार हम बनाकर उनको इसके अंतर्गत प्रशिक्षित करते हैं। एक बड़ी मुझे रोचक बात लगी कि आप शैक्षिक यात्राएं भी आयोजित करते हैं। जी, तो ये यात्राएं किन के लिए होती हैं, किन के साथ होती है? जो यात्राएं हैं वो हमारे हर प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि संस्कृति को पढ़ाया नहीं जा सकता, उसको
उसको आत्मसात किया जा सकता सच है। बात है। तो जब आप एजुकेशनल टूर पर लेकर जाते हैं और जब आप दिखाते हैं कि हमारे मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम किस तरह से उन्होंने हमारे पोएट्स को, हमारे आर्टिस्ट को, डांसर्स को, म्यूजिशियंस को प्रभावित किया और उनके क्रिएटिव जीनियस को उन्होंने बाहर निकाला, तो वो एजुकेशनल टूर्स हमारे टीचर्स के लिए भी हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, कल्चरल एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी हैं। और वो केवल टूर नहीं है, वहाँ जाकर हम उनके साथ वर्कशीट और एक्टिविटी शीट पर कार्य भी करते हैं। अच्छा। पहले उनको गाइडेड टूर दिए जाते हैं और फिर उनसे ऑन द स्पॉट ऐसे कार्य कराए जाते हैं जिससे कि वो उन चीज़ों को हमेशा के लिए अपने साथ आत्मसात कर लें, और साथ ही साथ उनके कंजर्वेशन और संरक्षण की भी बात की जाती है। तो इसमें बहुत सारे आपके, क्योंकि इस टूर के दौरान भी होता होगा या अन्य समय में भी होता है, क्योंकि आपके यहाँ मैं देखता रहता हूँ विज्ञापन भी आते रहते हैं आजकल, तो चूंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी सारी सूचनाएं मिल जाती हैं जी। बहुत सारे व्याख्यान, बहुत सारी कार्यशालाएं भी आप लोग आयोजित करते हैं जी। किन किन विषयों को लेकर खास जो फोकस एरियाज है जिन पर आप करते हैं? मैं जैसे आपको एक बहुत ही हमारा फेस्टिवल जो बहुत पॉपुलर होता है, विरासत, उसकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। वो एक पूरी व्याख्यान माला है जो हमारी फाउंडर कमला देवी चट्टोपाध्याय जी रही, उनकी स्मृति में हम ये व्याख्यान आयोजित करते हैं। और प्रतिवर्ष एक ऐसी शख्सियत को जो हमारे संस्कृति के क्षेत्र को और भी क्षेत्रों से जोड़े, जैसे कि उनको हस्तकलाओं का बहुत शौक था कमला देवी जी को, तो क्राफ्ट ट्रेडिशंस की बात करें, जो हमारे डांसिंग म्यूजिक ट्रेडिशंस हैं उनकी बात करें, तो व्याख्यान के साथ ही साथ ये 2-3 दिवसीय कार्यक्रम होता है। तो उस दिन फिर हम कुछ बहुत सारे अच्छे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंसेस और साथ ही साथ एक मेला भी लगाते हैं जिसमें इस तरह के हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। हमारे द्वारका के परिसर में ही ये होता है। अच्छा, मैंने सुना है आपकी तो लाइब्रेरी भी बहुत रिच है। जी, अभी और ऑडियो, विजुअल और प्रिंटेड सारी चीजें आपकी वहाँ पर संरक्षित हैं। बिल्कुल संरक्षित हैं, और अब हमने उनको डिजिटाइज करके हमारी वेबसाइट पर भी लिंक दे दिया है। अच्छा। तो कोई भी उसको, वो पब्लिक के लिए है? बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए उसको कोई भी CCRT को जो एक एक्नॉलेजमेंट देकर उसका सदुपयोग कर सकता है। और अभी हम हमारे जो, जैसे अपने लाइब्रेरी की बात की, हम हमारे इस परिसर को भी एक सांस्कृतिक हाट की तरह से सभी के लिए ओपन करने वाले हैं, जिसमें जो भी लोग वहां आके पढ़ना चाहें, रेफरेंस बुक्स की तरह से देखना चाहें, और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं ऑडियो विजुअल, अभी हमने 150 ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं जो विभिन्न विधाओं पर हैं, उनको देखना चाहें। तो इस तरह का हम प्रयास कर रहे हैं कि सब ये जो चीज़ें हैं वो टेकिंग कल्चर फ्रॉम क्लासेस टू मासेस, सब जन तक पहुंचाएं, ये उद्देश्य है अब हमारा। देखिए, ये तो क्योंकि CCRT का जो सबसे बेसिक एक गोल है, पर्पज है कि शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ा जाए, एक सेतु के रूप में CCRT काम कर रहा है। और ये बात बड़ी अच्छी है कि उसको क्लासेस से मासेस तक लेकर जाने की जो आप बात करें, मुझे लगता है शायद इसी सोच की वजह से आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में, पुनर्वास कॉलोनियों में, बस्तियों में भी जाकर कार्यक्रम करते रहे, बल्कि जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, दिव्यांग हैं, उनके साथ भी आप लोगों ने काफी काम किया। अभी हाल ही में हमारा एक बच्चा कौरव विश्वास अभी एक पुरस्कार प्राप्त करने जा रहा है जो दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार देती है। उनको प्रधानमंत्री का पुरस्कार पहले ही प्राप्त हो चुका है। 26 जनवरी की परेड में पिछले वर्ष उनको ये मौका मिला उसमें शामिल होने का। ऐसे दिव्यांग जनों ने ये सिद्ध किया है कि जो कला और प्रतिभा है वो किसी भी तरह से उसमें कोई अवरोध या बाधा उत्पन्न नहीं होता है। इनफैक्ट हम लोग उनको स्पेशली चैलेंज्ड कहते हैं, डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, क्योंकि वो उस दक्षता को हासिल करके और अपने सर्वांगीण विकास को वो प्रदर्शित करते हैं। युवराज, चलते चलते आपसे बस ये जानना चाहूंगा कि आपने इस उम्र में, अभी आप 11वीं के छात्र हैं, इतनी सुंदर कविता, भावपूर्ण कविता आपने लिखी है। आपका कोई रोल मॉडल है कविता के क्षेत्र में? जब मैं 4th लिखना शुरू किया था मैंने, तो फिर कविताओं पे ज़्यादा फोकस करता था और मैगजीन्स पढ़ता था ज़्यादातर, जो बच्चों वाली मैगजीन्स आती है। अभी अमृता प्रीतम जी की किताब पढ़ी थी मैंने, कागज़ और कैनवास। उसके पहले गुलजार की कुछ कविताएं पढ़ी थी, नज्म पढ़े थे। और मेरे प्रिय कवि हैं एक अरुण कमल, उनकी कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। मुझे लगता है कि इस तरह की सोच आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएगी, और आपकी जो सोच और प्रतिभा है उसका लाभ समाज को और देश को मिलेगा। तो ये तो खैर आज की बातचीत जो है हम यहीं इसको विराम देना चाहेंगे, क्योंकि समय की एक सीमा है। वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत आभार समय देने के लिए और इस बातचीत के लिए, और आपके माध्यम से युवराज से भी आज मिलने का मौका मिला। युवराज, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जी शुक्रिया। जैनेंद्र जी, हम आपका भी आभार देना चाहेंगे कि आपने अपने इस चैनल ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा मंच दिया जो युवराज जैसे
बहुत प्रतिभाशाली छात्र हैं, वो औरों को भी प्रेरित कर पाए। निश्चित रूप से करेंगे। और ये जानकारी कार्यक्रम चूंकि देश भर में जाता है, हमारे नेशनल नेटवर्क पर ये प्रसारित होता है, तो इसकी पहुंच बहुत है और बाद में इसको यूट्यूब पे भी लोग सुनते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं। लेकिन कुछ कोशिश मैं कर रहा हूं कि जो इस कार्यक्रम में, यानी जो आपका आयोजन था आज़ादी की कहानी बच्चों की जुबानी, उसकी कुछ छोटी छोटी झलक, अलग अलग जो प्रतिभागी रहे हैं उनके कुछ छोटे छोटे जो कविताएं उन्होंने प्रस्तुत की, उनका भी अंश मैं श्रोताओं को सुनवाऊं, और उससे भी उनको आभास मिलेगा कि ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है वो कितना विशेष था, कितना विशिष्ट था और कितना प्रेरक भी था। मैं भव्या झा, नेपाल से, चेल्सी इंटरनेशनल की छात्रा। आजाद नेपाल के आजाद परिंदे हैं, कभी किसी का गुलाम नहीं बने, इतिहास में पढ़ते हैं। नेपाल एक छोटा सा देश जिसमें है हिमाल, पहाड़ और तराई मधेश, और हम मधेसी हैं। जी हाँ, हम मधेसी हैं जिन्हें नहीं मिला अन्य नागरिक जैसा अधिकार, और कदम कदम पे मिला तो बस तिरस्कार, और कदम कदम पे मिला तो बस तिरस्कार। मैं माहिन अल करीम बिन मोहम्मद, दार एस सलाम तंजानिया में रहती हूँ। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरी मातृभाषा कच्ची और किस्वाहिली है। मैं पिछले 1 साल से स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर में हर रविवार को हिंदी भाषा पर पढ़ना और लिखना सीख रही हूँ। मेरी कविता का नाम है मेरी आज़ादी। मेरी आज़ादी क्या है? मैं क्या चाहती हूँ आज़ादी से? मैं आज़ाद होकर गाना चाहती, मैं आज़ाद होकर नाचना चाहती, मैं आज़ाद होकर खेलना चाहती, हवा के संग फिरूं, चिड़ियों के संग उड़ूं, खुले आसमान में झूमूं। मैं फजील आली, दार एस सलाम तंजानिया से। मैं मूलतः तंजानियन हूँ और 12वीं कक्षा में पढ़ा हूँ। मेरी मातृभाषा की किस्वाहिली है। मैं पिछले 9 साल से स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र हर रविवार को हिंदी भाषा पढ़ाना लिखना सीख रहा हूँ। मेरी कविता इस प्रकार है। ये मेरी आज़ादी की कहानी है। मेरे लिए क्या है आज़ादी? घूमना फिरना खाना है आज़ादी, वह है मेरे लिए आज़ादी। जब मैंने भारतीय संस्कृतियों की चाही तब हुई बहुत खुशी हुई। ओ बहुत खुशी हुई। हाँ, ये मेरी आज़ादी की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम भव्य सेठ है। मैं 13 वर्ष का हूँ और न्यूजीलैंड से हूँ। आजादी के पंख फैलाती, आसमान में उड़ती चिड़िया, मेहनत से तुम ना घबराना, हम सबको सिखलाती चिड़िया। वन पक्षियों को ना कभी खुशी मिलती है, आजाद होकर उनके दिल को खुशी मिलती है। मेरा नाम सीमा तिवारी है। मैं आज एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मॉरिशस, रत्नाकर कर रत्न अनोखा, मॉरिशस है नाम, सागर निरक्षण है करता चारों गति और याम। राम रहीम की गूंज जहाँ पर शिव का लघु है धाम, रत्नकर का रत्न अनोखा, मॉरिशस है नाम। मेरी कविता का शीर्षक है जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश की शान थे, वो भारत माँ की शान थे। ना जाने कितनों ने प्राण तजे, कितनों ने अपने खोए थे, भारत माँ की आन बचाने को वो कितनी रातें ना सोए थे। आंखों में आजादी का ख्वाब लिए वो निकल पड़े अंगारों से, जो कर गए खुद को समर्पित, वो भारत माँ की शान है, देश उनकी जान थी, वो देश पर कुर्बान थे। आप सभी को मेरे प्रणाम और फिजी की ओर से निसाम्बुला। मेरे कविता का शीर्षक है आजादी की कहानी मेरी जुबानी। परसा देखो आजादी का मेला, हर घर में ज्योति जली है, वो धर्म करम खयुक्त दोस्तों, जिससे देश हमारा आजाद हुआ, जिससे देश हमारा आजाद हुआ। आज का मेरा विषय है सुनो गाथा उन वीरों की। फीजी आजाद है ये जन जन का नारा, सुनो गाथा उन वीरों की, जिसने इस धरती पर सब कुछ है वारा। तो श्रोताओं, ये थी एक छोटी सी झलक आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम की,
जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने मन की बात में किया था। आज इस कार्यक्रम में हमने जो चर्चा की है, दरअसल इस बहाने और भी बहुत सारी बातों को जानने का हमें अवसर मिला है। सीसीआरटी के तमाम एक्टिविटीज़ को जानने का हमें अवसर मिला है। ऋषि कुमार वशिष्ठ जी, निदेशक सीसीआरटी, उनसे हमने बात की। युवराज सिंह से बात की जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे, जो बच्चों के लिए कविताओं की प्रस्तुति के रूप में था। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। जयनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जयनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।